कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न इंडिया के ब्रिटिश पॉलिसी के विषय में पढ़ा था और ब्रिटिश पॉलिसी में हमने प्रशासनिक पॉलिसी हमने पढ़ी थी और उसके अंतर्गत हमने सिविल सेवा, पुलिस सेवा और सेना के विषय में पढ़ चुके थे। इसके बाद एक सेवा, लास्ट सेवा उनके द्वारा बची थी जो उनके द्वारा इंट्रोड्यूस कराई गई थी। उसका नाम था न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था की जब बात आती है तो न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत मानी गई है अंग्रेजों के समय से प्रॉपर रूप में। पर यह कहना कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि यदि आप प्राचीन काल में आओगे, मध्यकाल में आओगे, उत्तर मध्यकाल में आओगे और उसके बाद में जब आधुनिक काल में आओगे तो आपको हर काल में न्यायिक व्यवस्था के कुछ ना कुछ बिंदु दिखाई देंगे। तो हम पूरे न्यायिक व्यवस्था के विकास को यदि हम पढ़ते हैं तो हम न्यायिक व्यवस्था को 4 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। पहला प्राचीन काल का, दूसरा मध्यकाल का, तीसरा आधुनिक काल ब्रिटिश के समय और चौथा भारत की आजादी के बाद की न्यायिक व्यवस्था। क्योंकि वर्तमान में न्याय व्यवस्था भारतीय संविधान में भी है, जो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक के कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। भाग 5 के अंतर्गत यूनियन के अंतर्गत आता है। तो वहां पर भी हमें पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि लगातार इस संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऐतिहासिक परिदृश्य को लेकर ही पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेपर नंबर 2 मेंस के और पेपर नंबर 1 दोनों का ये कहीं ना कहीं मिक्सअप रूप हो जाता है। और कहीं ना कहीं पेपर नंबर 4 में भी हमें दिखाई देता है न्यायिक व्यवस्था से लेकर प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि वहां पर आपको लोक प्रशासन से लेकर प्रश्न पूछा जाएगा, नीति शास्त्र से लेकर प्रश्न पूछा जाएगा, अभिवृद्धि से लेकर प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था टच होती ही होती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, प्राचीन काल की न्यायिक व्यवस्था के विषय में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, मध्यकाल की, ब्रिटिश के समय की और ब्रिटिश के बाद के समय की न्यायिक व्यवस्था। तो जब हम प्राचीन काल की न्यायिक व्यवस्था देखते हैं तो प्राचीन काल में हम मौर्यों के बाद में हम न्यायिक व्यवस्था को हम सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से लागू होते हुए दिखाई देते हैं। हमें यहाँ पर फौजदारी कानून और दीवानी कानून दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था दिखाई देने लगेंगी। फौजदारी कानून मतलब हत्या से संबंधित जो भी मामले रहेंगे, लूट से संबंधित जो भी मामले रहेंगे, उनमें फौजदारी मामले आते हैं, वो मामले फौजदारी के अंतर्गत आएंगे। और घरेलू कलह, चोरी चकारी, इससे संबंधित जो भी मामले आएंगे वो दीवानी मामले आपको दिखाई देंगे। और गुप्त काल के समय में और व्यवस्थित रूप से आपको न्यायिक व्यवस्था का विकास दिखाई देगा। परंतु ये जो न्यायिक व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर थी और इसलिए इसे तुलादान न्यायिक व्यवस्था के नाम से भी जाना गया। तुलादान के हिसाब से मतलब ये था कि ब्राह्मण को कम सजा, क्षत्रिय को उससे ज्यादा सजा, शूद्र को सबसे ज्यादा सजा और वैश्य को शूद्र से कम सजा, इसके रूप में बांटा गया। अर्थात न्यायिक व्यवस्था में भेदभाव व्याप्त था। इसी के बाद में जब आप मध्यकाल आओगे तो मध्यकाल में आपको सभी को पता है कि अरबों का आगमन हुआ। अगर अरबों के बाद में तुर्की आए और तुर्की के बाद में आपको मुगल भी दिखे, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म का प्रतिनिधित्व करते थे। और यही कारण रहा कि मुस्लिम धर्म का प्रतिनिधित्व करने के कारण हमें यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था जो दिखाई दी, उसमें हमें जो फौजदारी मामले थे वहां तो सब जगह पर एक प्रकार की व्यवस्था दिखाई देंगी। अर्थात चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसने अगर किसी की हत्या करी तो उसको वही सजा मिलेंगी जो मुसलमानों को मिलने वाली थी। तो हमें फौजदारी कानून में तो एक ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई देंगी, पर जहाँ दीवानी मामले आते थे वहां पर विशेष धर्म के आधार पर जो संहिता थी, जो बातें बताई गई थी, उसी आधार पर दीवानी मामले में सजा दी जाती थी। इसके कारण हमें यहाँ पर भी दीवानी मामलों में कहीं ना कहीं भेदभाव दिखाई देता था। तो साथ में निरंकुशता भी दिखाई देती थी, क्योंकि राजा की इच्छा ही कानून होता था। राजा जो बोलता था वही कानून होता था। तो स्वाभाविक रूप से मध्यकाल में भी निरंकुशता न्यायिक व्यवस्था में हमें दिखाई देती है। पर जब हम आधुनिक काल में आते हैं और अंग्रेजों के समय आते हैं तो अंग्रेजों के शासन शुरुआत के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो अंग्रेजों की शुरुआती शासन के बारे में जब पढ़े तो बक्सर के युद्ध के बाद में जो इलाहाबाद संधि हुई और इलाहाबाद संधि के बाद में जब उन्हें बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई तो यहाँ से अंग्रेजों का हम शासन अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि वो दीवानी मामले के संबंध में न्यायिक व्यवस्था का विकास करते हैं।
और फौजदारी मामले उस समय में नवाब के पास में रहते। फौजदारी मामले नवाब देखता है, दीवानी मामले ब्रिटिश कंपनी देखती जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रहती। परंतु नवाब के पास कोई अधिकार नहीं होने के कारण न्यायिक व्यवस्था सन 1765 से लेकर 72 तक के बहुत ज्यादा निर्मम, बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से नीचे की ओर चली जाती है, इसका पतन हो जाता है। और यही कारण रहता है कि बंगाल के क्षेत्र में अव्यवस्था आ जाती है और अव्यवस्था के कारण प्रशासनिक रूप से कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंपनी को हानि होती है। और ये हानि जब दिखाई देती है तो नया गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग आता है, तो हमें वॉरेन हेस्टिंग के समय से हमें न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई देता है। ये परिवर्तन वॉरेन हेस्टिंग शुरू करता है, उसके बाद में कार्नवालिस के बाद विलियम बेंटिंग, और विलियम बेंटिंग के बाद में 1935 का अधिनियम। तो हम ब्रिटिश के समय जो न्यायिक व्यवस्था का विकास हुआ, हम उसमें 4 प्रमुख बातों को हम कोट करेंगे। एक वॉरेन हेस्टिंग के समय के, एक कार्नवालिस के समय जो चेंज किया गया, कार्नवालिस के बाद में विलियम बेंटिंग के समय, और विलियम बेंटिंग के बाद में कब 1935 अधिनियम के तहत। जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग आते हैं 1772 में, तो 1772 में आने के बाद में उनके द्वारा फौजदारी कानून और दीवानी कानून को व्यवस्थित रूप दिया जाना शुरू किया। फौजदारी कानून के लिए वो उसी प्रकार के कानूनों को अपनाते हैं जो मुगल काल में रहते, और मुगल काल में जो रहते हैं उन्हीं कानूनों को वो लागू करने की कोशिश करते हैं, और साथ में वो पूर्व में दिए गए डिसीजनों को वो लिखने का भी काम करते हैं। तो पहली बार पूर्व में दिए गए डिसीजनों को लिखने का कार्य आपको वॉरेन हेस्टिंग के समय में दिखाई देगा। और साथ में जब 1973 में ही आया, और 1973 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में आपको दिखाई देगा कि कलकत्ता में 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और इसी के साथ में हमें दिखाई देता है पश्चिम के कानून का प्रवेश भारत में हो जाता है। ये वॉरेन हेस्टिंग के समय का कुछ चेंज है। पहला, फौजदारी मामले वो मुगल काल के समय में चले आ रहे कानून के हिसाब से ही रहा, और दीवानी मामले विशेष धर्म के आधार पर ही यह हमें दिखाई दिया। इसी के बाद में जब कार्नवालिस आया, तो कार्नवालिस ने वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किए गए कार्यों को और व्यवस्थित रूप से करने की कोशिश की। उसके द्वारा और व्यवस्थित करने के लिए क्या किया गया, सभी कानूनों को एक संहिताबद्ध किया गया, इसको कार्नवालिस कोड के नाम से जाना गया। उसके द्वारा जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट थे उसको और ज्यादा पावर देने की बात कही गई, उसके द्वारा ये काम किया गया, और जिसके कारण हमें न्याय व्यवस्था में और परिवर्तन दिखाई दिया। और परिवर्तन खास रूप से इस हिसाब से भी दिखाई दिया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, उसके अभिभावक को यह अधिकार नहीं होगा कि वो उस व्यक्ति की जिसको माफ करे जिसने हत्या की है। मतलब सीधा सीधा है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा हत्या की गई है, तो हत्या जिसकी हुई है उसके परिजनों को हत्यारे को माफ करने का अधिकार नहीं। पहले के कानून में ऐसा था कि अगर कोई अभिभावक चाहता है तो वो व्यक्ति को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। और दूसरा, जो गवाही देने का जो पैटर्न था, अगर मान के चलो मुसलमान व्यक्ति के प्रति या हिंदू व्यक्ति के प्रति कभी हिंसा हुई है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ में गवाही उसी धर्म का व्यक्ति दे सकता है। इस प्रोविजन को भी हटाया गया, और इसके कारण न्यायिक व्यवस्था में सुधार हमें दिखाई दिया। न्यायिक व्यवस्था में जब सुधार हुआ, पर खर्च के मामले में लगातार बढ़ोतरी होती चली, मुकदमे में लगातार बढ़ोतरी होती चली गई, और यही कारण रहा कि लोगों का न्यायिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं मन मुटाव उठने लगा। वो ग्राम पंचायत, ग्राम न्यायालय के प्रति ही अपना लगाव रखने लगे। पर जैसे ही विलियम बेंटिंग आए, तो विलियम बेंटिंग के आने के बाद में न्यायिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया। और आमूलचूल परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि मैं आपको बता दूं 1813 का चार्टर अधिनियम है, जिसका अवधि जो था वो था 20 साल, मतलब 1833 के करीब वो चार्टर अधिनियम समाप्त होने वाला था। और समाप्त होने के कारण ब्रिटिश कंपनी ये नहीं चाहती थी कि उसकी छवि ब्रिटेन में खराब बने, और इसी के लिए उसके द्वारा एक वेलफेयर व्यक्ति को, जो समाज में सुधार करने की इच्छा रखता है, इच्छा शक्ति रखता है, उस व्यक्ति को
वो भारत का गवर्नर जनरल बनाना चाहती थी और यही कारण रहा कि विलियम बेंटिक को लाया गया और उसी व्यक्ति को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और साथ में उसको बहुत सारे पावर भी दिए और उसके द्वारा इसी पावर का यूज करते हुए उसके द्वारा न्यायिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। पहला परिवर्तन ये किया गया उसके द्वारा उसने जो संहिता थी उस संहिता को और अच्छे से लागू करने के लिए उसके द्वारा मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि संहिता की स्थापना की। ये भारत की पहली विधि संहिता समिति थी मैकाले की अध्यक्षता में। दूसरा काम उसके द्वारा ये किया गया कि किसी भी व्यक्ति को जो सजा दी जाती थी वो सजा बदले की भावना से नहीं बल्कि उस व्यक्ति के विचार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य थी, अर्थात उस व्यक्ति को प्रायश्चित करने के लिए सजा दी जाती ताकि उसका पुनः सुधार हो सके। इस विचारधारा में परिवर्तन लाने की कोशिश की, सजा की जो कठोरता थी उसको कम करने की कोशिश की और इसी के बाद में लगातार उसके द्वारा न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन किए गए और इसी के बाद हमें दिखाई दिया 1833-53 का अधिनियम और 53 के अधिनियम के बाद में हमें 1861 का भारत परिषद अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम के तहत हमें दिखाई दिया छोटे छोटे जो भी न्यायिक न्यायालय थे उनको समाप्त कर दिया गया और 3 प्रेसिडेंसी में 3 न्यायालय की स्थापना की गई, बंबई, कलकत्ता और चेन्नई। फिर 1935 का अधिनियम है और 1935 के अधिनियम के तहत में भारत का पहला संघीय न्यायालय स्थापित किया गया दिल्ली में और दिल्ली में स्थापित किया गया और इस डिसीजन के खिलाफ अगर कोई न्याय व्यवस्था में कोई अगर व्यक्ति दिल्ली के संघीय न्यायालय के खिलाफ अगर अपील करना चाहता था तो वो ब्रिटेन जाकर अपील कर सकता था, तो उसे कहा गया प्रिवी काउंसिल। जब भारत आजाद हुआ तो आजाद हो जाने के बाद में भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक की न्यायिक व्यवस्था के विषय में वर्णन किया गया और ये वर्णन करने के बाद में हमारे द्वारा जो न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत हुई वो एकात्मक है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और अधीनस्थ कोर्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, जो हाई कोर्ट बोलेगा वो अधीनस्थ कोर्ट को मानना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था का विकास हुआ। प्रश्न ये उठता है कि क्या कार्नवालिस के द्वारा जो सभी के लिए समान कानून समान विधि की बात कही गई थी, कानून के समक्ष समानता की बात कही गई थी, क्या वो लागू हुई? हमेशा प्रश्न आता है क्योंकि इल्बर्ट बिल जैसे विवाद जब सामने आए 1882 में तो उसके बाद में कानून के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण जैसे शब्दों पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे क्योंकि जब इल्बर्ट बिल आया तो इल्बर्ट बिल में सीधे सीधे कहा गया था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति अंग्रेजी व्यक्ति के मुकदमे की सुनवाई कर सकता है और जिसके बाद में अंग्रेजों के द्वारा विरोध किया गया और इल्बर्ट बिल को वापस लिया गया। जब इल्बर्ट बिल को वापस लिया गया तो स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा लागू तो किया गया विधि के समक्ष समानता, परंतु वो पूर्ण रूप से नहीं था। उसमें व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं ऊंच नीच की गुंजाइश हमेशा बनी रहती थी। जैसे बागवानी के मामले में अगर देखें तो कई बार बागवानी मामलों में जब किसान के द्वारा बागवान मालिक के खिलाफ जब अपील दायर की जाती थी तो उसमें बागवानी अगर जिसके पास में है वो अगर अंग्रेजी व्यक्ति है तो उसे कई बार रिहा कर दिया जाता था। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पक्षी दृष्टिकोण दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत की गई, वो पश्चिमी अवधारणा के साथ थी परंतु वो भेदभाव पूर्ण थी। पर आज़ादी के बाद भारत में भेदभावपूर्ण न्यायिक व्यवस्था को समाप्त किया गया और विधि के समक्ष समानता की अवधारणा को लागू करने की कोशिश की गई। इतना बड़ा टॉपिक था, इसलिए न्यायिक व्यवस्था के लिए एक अलग से टॉपिक हमने एक अलग से लेक्चर लेने की कोशिश की। आपको समझ आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे खसकाइएगा, फिर चालू करके देखिएगा तो अपने आप लिंक बनते चलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब मन लगा के पढ़िए क्योंकि लॉकडाउन बढ़ा हुआ है। तो बढ़ा हुआ तो हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए ताकि कोविड-19 जैसी जो महामारी है उस महामारी
को फैलने से रोका जा सके। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।